कल आप पश्चिम बंगाल में वहाँ की मुख्यमंत्री ममता जी से मुलाकात की। करी। आपने ये भी कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया है किसानों के साथ देने के लिए। कैसा रहा, क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहे वहाँ जिस पर ठीक आपने रहा। हमने उनसे पूछा कि यहाँ पर क्या क्या योजनाएं चल रही है और क्या बेहतर योजनाएं हो सकती है बंगाल के किसानों के लिए। उन्हें पूरी योजनाओं का डाटा उन्होंने दिया अपना कि ये योजनाएं हमारी यहाँ पर चल रही है। और उन्होंने कहा कि हमने जो 3 काले कानून आ रहे हैं उनके विरोध में पहले भी किसानों को समर्थन दिया और हमारा समर्थन अब भी किसानों के साथ में हम खड़े हुए हैं। यहाँ की सरकार, ये उन्होंने कहा। की जरूरत है, समन्वय करने की जरूरत है, ये भी बात हुई है। हमने ये कहा कि देश में विपक्ष कमजोर है। जो हम सड़क पर बैठे, अगर देश में विपक्ष मजबूत होता तो हमें बैठने की जरूरत ही नहीं थी। देश में विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, ये कहा। देखिए, जहां तक जितेंद्र प्रसाद जी का पर्सनल फैसला है कि मैंने पार्टी छोड़ दी, उस पे तो मैं कोई टिप्पणी कर नहीं सकता, क्योंकि क्यों छोड़ी, कैसे छोड़ी, किस वजह से छोड़ी, वो तो जितेंद्र जी जानते हैं, मैं तो नहीं जानता। तो ये तो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मुझे इस बात पे जरूर आपत्ति है कि जिस पार्टी को आप कहते थे कि 3 डेकेड में जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हुआ था और उसके मंच से आप बीजेपी को रोज गाली देते थे, सांप्रदायिक बताते थे, एंटी नेशनल बताते थे, आज वही पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हो। आपत्ति मुझे इस बात पे है, क्योंकि इसका मतलब आप क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, राजनीति में और पॉलिटिक्स में जब तक आप आइडियोलॉजी के आधार पे आगे नहीं चलोगे तो ऐसा लगेगा कि ये प्रसाद पॉलिटिक्स है। आपको याद होगा कि हरियाणा में शुरुआत हुई थी आया राम गया राम की, तो अब इस स्थिति पे पहुंच गए हैं। तो नाउ वी आर इन प्रसाद राम, प्रसाद पॉलिटिक्स। किसी को पश्चिम बंगाल में लोग टीएमसी छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि भाजपा जीत जाएगी, सोचते हैं ना, और अगर कोई चुनाव जीत जाए तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाता है। अरे भाई, आप इतने साल टीएमसी के साथ रहे, अब आप भाजपा पे चले गए, ये तो अपोजिंग आइडियोलॉजीज है ना, इसमें तो कोई मेल है नहीं। तो इसका मतलब आप यू आर ओनली इंडल्जिंग इन प्रसादा पॉलिटिक्स। सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा था उन बच्चों के लिए, और उन बच्चों के मन में बहुत एंग्जाइटी थी जो 9वीं और 11वीं में पढ़ रहे हैं कि हमारी परीक्षा का क्या होगा। सीबीएसई की परीक्षा के बारे में तो निर्णय ले लिए गए, 10वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय हो गया, 12वीं की परीक्षा के बारे में निर्णय हो गया। हमको कैसे पास किया जाएगा, हमारे पास होने की नीति क्या होगी, हमारी परीक्षा की नीति क्या होगी, इस पर काफ़ी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई थी। तो आज 9वीं और 11वीं की परीक्षा के बारे में 9वीं और 11वीं पढ़ने वाले बच्चों को अगले क्लास में प्रमोशन के बारे में कुछ निर्णय लिए गए हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय है मैं आपके सामने रख रहा हूं उनको। पहला तो ये है कि 9वीं और 11वीं की जो परीक्षाएं थीं, जो 12 अप्रैल 2021 को पोस्टपोन की गई थीं, वो अब कैंसिल कर दी जाएंगी, वो परीक्षाएं नहीं होंगी। तो 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी गई हैं। जो प्राइवेट स्कूल अपने मिड टर्म और एनुअल दोनों एग्जाम करा चुके हैं, क्योंकि उस वक्त परीक्षाएं चल रही थी जो बीच में कोविड के कारण रोकनी पड़ी थी, तो जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं जिन्होंने अपने मिड टर्म भी करा लिए थे और एनुअल एग्जाम भी करा लिए थे, वो अपने रिजल्ट डिक्लेयर करके अपने द्वारा कराई गई परीक्षा के आधार पर और बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। और वो स्कूल, वो चाहे गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट एडेड हो या प्राइवेट स्कूल हो, जिनमें केवल मिड टर्म एग्जाम हो पाए थे और एनुअल एग्जाम नहीं हो पाए थे, वो अपने मिड टर्म एग्जाम के आधार पर ही अपना 9th और 11th का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे।
तोमर जी ने बिल्कुल साफ कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। सरकार ने कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं किए और 11-12 दौर की चर्चा भी हुई है, लेकिन किसान नेता एक बार भी उनकी आपत्तियां क्या हैं ये बता नहीं पाए कि 3 बिलों में उनकी आपत्तियां क्या हैं वो बता नहीं पाए हैं। वही बात उन्होंने कही है कि आप बताएं कि क्या आपत्तियां हैं, तो वो बता नहीं पाते हैं। इसी से ये लगता है कि इनका एजेंडा 3 बिल ना होकर कोई गुप्त एजेंडा है। पंजाब में पोस्टर्स लगे हैं, बेदबी जो है उसके ऊपर जवाब दे कैप्टन अमरिंदर, नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के साथ टी-शर्ट्स और उनके पोस्टर्स भी लगे हैं। देखिए, जिस ढंग से कांग्रेस चल रही है, जो कांग्रेस नेतृत्व का हाल है, जो कांग्रेस नेतृत्व की सोच है, जो कांग्रेस नेतृत्व के हर मुद्दे पर वक्तव्य हैं, इससे सारे प्रदेशों में कांग्रेस छिन्न भिन्न हो रही है। इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, बहते हुए आंसू रुक ना सके, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा। तो कांग्रेस का तो सारे देश में यही हाल है। बहुत दुखद है, दुर्भाग्यजनक है मेरे लिए। तो उनका भाजपा में जाना एक बड़े चांटे के समान है, मगर बहुत तकलीफ हुई। जिस पार्टी में उनका सारा परिवार रहा, जिस और उस पार्टी को रीजनल पार्टी कहना, और जिस पार्टी के विरोध में उनके पिताजी सब लोग हमेशा लड़े खड़े रहे कांग्रेस की सिपाही के तौर पर, उस पार्टी को छोड़ कर के उस बीजेपी में जाना जिसके साथ हमेशा वो लड़े, तो मुझे ताजुब है। तो क्या सर कांग्रेस पार्टी ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद यूपी में ये बड़ा झटका है? क्या गांधी जी ने रोकने की कोशिश नहीं की उन्हें? देखिए, पार्टीज को इन जब आज जो चुनाव हैं, वो कोई नेता ये कहे कि मैं उसको प्रभावित कर रहा हूं। अब जो अगले चुनाव भी होंगे वो फॉर और या एंटी होंगे, और जिस तरीके से सरकार का ग्राफ गिर रहा है, अगले चुनाव में 2024 में वो आपको साफ दिखाई देगा, बड़ा भारी परिवर्तन दिखाई देगा। रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहल है, और ज़िले भर में ऐसी बहुत सारी जगह पे एनटीपीएसीज बन रही हैं। जैसे आपने कहा एनटीपीएसी रामपुरा, इस जगह ये मटन से ऊपर है, एक दूर दराज का इलाका है। एनटीपीएसी आने के बाद उस एरिया आसपास वाली कई पंचायतों को इसका बहुत सारा फ़ायदा होगा, और हेल्थ डिपार्टमेंट की जो टीम्स हैं वो और एक डिसेंट्रलाइज्ड वे में उस जगह काम कर पाएंगी। लोगों को बुनियादी सहूलतें, कुछ रूटीन चेकअप्स उसी एरिया में करवाने को मिलेंगे। तो एक ओवरऑल जो हम एक्सेसिबल हेल्थ केयर की बात करते हैं, जो फार फ्लंग एरियाज़ में हेल्थ केयर पहुँचे उसकी बात करते हैं, उसमें ये एक बहुत बेहतरीन कदम होगा। ख़ास तौर पे ये एक जो एक पूरा टूरिस्ट सर्किट है उसके ऊपर वाले इलाके में भी आता है।
हम काफ़ी शुक्रगुजार है गवर्नमेंट के, जिन्होंने ये अच्छा कदम उठाया है। ये जो हॉस्पिटल बन रहा है इससे हमें बहुत राहत मिली है। हमें यहाँ बहुत दिक्कत होती थी, खासकर सर्दियों में जब बर्फ़ ज़्यादा पड़ती थी तो फिर गाड़ी का सहूलियत हमें मुयसर नहीं होता था। तो हम यहाँ पेशेंट होता था, कोई डिलीवरी केस होता था, कोई बीमार होता था, तो हम उसको मतलब जंगलात मंडी नहीं ले जा सकते थे। तो इसलिए हमें यहाँ बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट के। जो यहाँ पर बना ये हॉस्पिटल, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है, मगर जितना इस पर पैसा खर्च किया गया वो भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, मगर ज़्यादा हमें ज़रूरत है कि जिस सहूलियत के और जिस बका के लिए ये बनाया गया है वो हमें मिलनी चाहिए। इसमें जितनी सारी फैसिलिटी उन्होंने बताई है तो वो हमें आनी चाहिए, ख़ास तौर पर एम्बुलेंस, यहाँ वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ और या कोई डॉक्टर। मेरा रोबोटिक्स में 20 साल से भी ज़्यादा का अनुभव रहा है। इन 20 सालों में मैंने 48 रोबोट्स डिज़ाइन किए हैं और इन 48 डिज़ाइन में से मैंने 18 रोबोट बनाए हैं। ये तीनों रोबोट मैंने स्पेशली कोरोना के लिए बनाए हैं, कोविड-19 सिचुएशन है उसको हैंडल करने के लिए बनाए हैं। इन तीनों रोबोट्स की इसमें अलग अलग भूमिका होने वाली है। जैसे आप ये रोबोट देख सकते हो MSR, जिसका नाम है मल्टीपल सर्विस रोबोट। तो ये रोबोट मल्टीपल सर्विस के लिए बनाया गया है। जैसे कि ये रोबोट जो कोविड-19 सेंटर में पेशेंट्स होते हैं उनको ये खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ अपने आप जाके दे के आ सकता है। इसको किसी को चलाने की ज़रूरत नहीं है, पूरी तरह से स्वयं चलित है, खुद ही करेगा। इसमें ऑनबोर्ड कंप्यूटर है जिसको हमको उस कोरोना जो कोविड-19 फैसिलिटी है उसके हिसाब से हमको इसको डिज़ाइन करना होगा, वो सॉफ्टवेयर को सेट करना होगा और बस हमें वो सेलेक्ट करना है और वो रोबोट जाके अपना काम करके अपने आप आ जाएगा। ये जो आप मेरे पीछे रोबोट देख रहे हो इसका नाम SH4 है, मतलब सर्विस ह्यूमनॉइड रोबोट। तो ये रोबोट इंसानों जैसा दिखने वाला रोबोट है। तो ये रोबोट सिर्फ इंसानों जैसा दिखता नहीं है बल्कि इंसानों जैसा काम भी करता है। जैसे आप देख सकते हो ये हाई फाई कर सकता है, ये जादू की झप्पी दे सकता है। तो आप सोचिए जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत दिनों तक अकेले रहते हैं, तो उनका ये अकेलापन ये दूर कर सकता है। ये रोबोट उनसे बातें कर सकता है, ये उनको एंटरटेन कर सकता है। इसके अलावा ये उनको खाने पीने की चीज़ें भी ला के दे सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.